सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 10 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो आज का सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न ये रहा आपके सामने। दिवस का प्रश्न है कि विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है, वर्ल्ड पल्सेस डे। तो आंसर होगा 10 फरवरी को। तो हर साल 10 फरवरी को वर्ल्ड पल्सेस डे के रूप में मनाया जाता है। उद्देश्य क्या होगा? दालों के महत्व और उनसे होने वाले पोषक तत्वों के बारे में जागरूकता बढ़ाना। और मैं आपको बता दूं 2016 में हमने अंतरराष्ट्रीय दलहन वर्ष के रूप में मनाया था। अच्छा, इस बार की थीम क्या है? थीम की बात करें, पल्सेस ब्रिंगिंग डाइवर्सिटी टू एग्री फूड सिस्टम्स। तो ये भी ध्यान में रखना। वैसे 10 फरवरी को नेशनल डिवॉर्मिंग डे भी होता है, राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस, ये भी ध्यान रखना। वैसे अभी फरवरी में ज्यादा कुछ दिवस हमने मनाए नहीं है, 2-4 इंपॉर्टेंट दिवस हैं, वो आप आराम से याद रख सकते हो। जैसे कि 1 फरवरी को भारतीय तट रक्षक दिवस मनाया गया। 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस, वर्ल्ड वेटलैंड डे होता है। 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे था। तो अभी तक ये 2-3 दिवस ही इंपॉर्टेंट है, इनको आप ध्यान में रखना। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में BAPS संस्था ने दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर का भी उद्घाटन कहां पर किया? तो आंसर होगा साउथ अफ्रीका में। देखो, BAPS संस्था के बारे में आपने कई बार सुना होगा। इसका फुल फॉर्म मैं आपको बताऊं क्या होता है। इसका फुल फॉर्म होता है बोचासनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायणन संस्थान। तो ये संस्था स्वामी नारायण संप्रदाय के भीतर एक हिंदू संप्रदाय है, जिसके अनुयायी भगवान स्वामी नारायण को पर ब्रह्म मान करके उनकी उपासना करते हैं। इन्होंने कई सारे मंदिर बनवाए। जैसे कि भारत में अगर बात करें तो एक बड़ा फेमस मंदिर है दिल्ली में, अक्षरधाम मंदिर, यमुना नदी के तट पर है, वो इन्होंने ही बनवाया। और भी कई सारे मंदिर हैं। एक तो पिछले साल न्यूज में भी था, एक मंदिर आपने पढ़ा होगा, यूनाइटेड अरब अमीरात के अबू धाबी में पहला हिंदू मंदिर बना था, जिसका उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। वो BAPS संस्था ने ही बनाया था। BAPS हिंदू मंदिर पढ़ा था इस तरह से हमने, ठीक है। तो अभी हम पढ़ रहे हैं कि इन्होंने ही दक्षिणी गोलार्ध यानी कि साउथ हेमिस्फेयर का जो सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है वो बनाया है। कहां पर? जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका में। ये आपको ध्यान रखना है। अब साउथ अफ्रीका की बात है तो साउथ अफ्रीका ले चलता हूं, लेकिन उससे पहले जैसे यहां पे हमने मंदिर की बात की, तो इसी तरह से कुछ और मंदिर जो अभी न्यूज में रहे थे करंट अफेयर्स में, वो मैं आपको रिवाइज करवाऊं। तो एक याद रखना, दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर ये कहां पे बन रहा है? बिहार में। बोला गया था 2025 तक बन जाएगा। मंदिर संग्रहालय बनेगा उत्तर प्रदेश के अयोध्या में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में संत रविदास मंदिर की आधारशिला रखी थी। दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक खुलेगा पश्चिम बंगाल में, यह वैदिक तारामंडल का मंदिर होगा। और विश्व का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय मंदिर सम्मेलन और एक्सपो ये वाराणसी में हुआ। तुंगनाथ मंदिर आपको उत्तराखंड में मिलेगा, रामप्पा मंदिर तेलंगाना में, कामाख्या देवी मंदिर आपको पता है असम में है, और कोणार्क सूर्य मंदिर को मिलेगा, भगवान सूर्य का मंदिर है कहाँ पे? उड़ीसा में, जिसे ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं। उसके अलावा मोदी जी ने, जैसा कि मैंने आपको बताया, पिछले साल यूनाइटेड अरब अमीरात के अबू धाबी में BAPS हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया था। और मोदी जी ने ही कहां पर दुनिया का सबसे बड़ा योग सेंटर सर्ववेद महामंदिर का उद्घाटन किया? वाराणसी। भारत के बाहर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मंदिर बना था अमेरिका में। और PM नरेंद्र मोदी ने एशिया के दूसरे सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का भी उद्घाटन किया था नवी मुंबई में। ठीक है, तो ये मंदिरों से संबंधित कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न रहे, मैंने आपको रिवाइज करा है। अब बात साउथ अफ्रीका की हुई तो ये रहा मैप में साउथ अफ्रीका। 3 तरह से कैपिटल आपको मिलेगी। एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल प्रिटोरिया है, लेजिस्लेटिव कैपिटल कैपेटॉन है, और जुडिशियल कैपिटल ब्लोमफॉन्टेन है। करेंसी साउथ अफ्रीकन रैंड होती है, प्रेसिडेंट है सिरिल रामाफोसा। अभी आपको पता है जो नवा ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप हुआ था 2024 यूनाइटेड अरब अमीरात में, न्यूजीलैंड ने जीत लिया था, साउथ अफ्रीका को हराया था। और जो पुरुषों का हुआ था वेस्ट इंडीज और अमेरिका में, उसमें भी साउथ अफ्रीका रनर अप रहा था, उसको भारत ने जीता था। और अभी कल परसों ही हमने पढ़ा था कि मिसेज वर्ल्ड 2025 का खिताब जीतने वाली पहली अश्वेत महिला जो बनी थी, तशेगो गेलाय, ये साउथ अफ्रीका से ही है। तो इन सब कारण से भी साउथ अफ्रीका भी न्यूज में था, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में भारत की पहली फेरेट रिसर्च सुविधा ये कहां पर शुरू हुई? तो आंसर होगा हरियाणा में। तो अभी हरियाणा के फरीदाबाद में भारत की पहली फेरेट रिसर्च फैसिलिटी का भी उद्घाटन किया गया। और फरीदाबाद में भी कहां पे? फरीदाबाद में जो ट्रांसलेशन हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट है, वहीं पे ये शुरू हुई है। अच्छा, यहाँ पे होगा क्या? तो जो भी संक्रामक रोग है जो कि एक दूसरे से फैलते हैं, उन पर यहाँ पे रिसर्च की जाएगी।
वैक्सीन तैयार की जाएगी और उसका परीक्षण किया जाएगा, टेस्टिंग वगैरह की जाएगी यहीं पे। ये फेरेट मतलब क्या हो गया? फेरेट मैं आपको बता दूं एक एनिमल है और इसका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो ह्यूमन का, मानव के रेस्पिरेटरी सिस्टम के जैसा ही होता है। तो यहाँ पर जो भी रेस्पिरेटरी से संबंधित यानी कि श्वसन संबंधी जो भी बीमारियां होंगी, जो भी डिजीजेज होंगी, उनकी रिसर्च करने के लिए यहाँ पर इन फेरेट का इस्तेमाल किया जाएगा। जो भी नई नई दवाइयां बनेगी उनकी टेस्टिंग इन्हीं पर की जाएगी। इंसानों पे नहीं करेंगे, इन जानवरों पे करेंगे, क्योंकि इनका और हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम समान है। अगर इन पे वो टेस्ट पास हो गया तो हम पे भी पास हो जाएगा, इन पे फेल हो गया तो हम पे भी फेल हो जाएगा। मतलब एक तरह से ये हमारे लिए बलि का बकरा बनेंगे फेरेट। ठीक है, तो सिंपल सा याद रखेंगे, भारत की पहली फेरेट रिसर्च सुविधा कहां पर शुरू हुई है? हरियाणा में, हरियाणा के फरीदाबाद में। फरीदाबाद से याद आया कुछ? अभी सूरजकुंड मेला हमने पढ़ा था, कहां पे लगा? फरीदाबाद में। चलो हरियाणा भी मैं आपको लेकर के चलूंगा, शांति बनाए रखें। लेकिन उससे पहले भारत में और भी कई चीजों में पहली बार हमने चीजें पढ़ी है, फर्स्ट टाइम इन इंडिया और वर्ल्ड जो भी है, इस तरह के प्रश्न जो भी करंट अफेयर्स में आए वो मैं आपको रिवाइज कराता हूं। तो देखो, अगर आपसे पूछे कि देश के पहले CSIR मेगा इनोवेशन कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन कहां पे हुआ था? मुंबई में। भाषिणी के साथ समझौता करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य कौन सा बना था? त्रिपुरा बना था। नाइजर ये अफ्रीकी क्षेत्र का पहला देश बन गया जिसने आधिकारिक तौर पर पैरासियासिस को खत्म कर दिया है, जिसे रिवर ब्लाइंडनेस भी कहते हैं। पहला रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन ये भी हुआ यूनाइटेड अरब अमीरात के अबू धाबी में, जिसमें चीफ गेस्ट थे हमारे विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर। टाटा स्टील हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप विकसित करने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई है। ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला पहला राज्य बिहार बना। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पहली बार इबोला वैक्सीन का ट्रायल किस देश में शुरू किया? युगांडा। DRDO ने किस IIT के साथ मिलकर भारत की सबसे बड़ी मेटल 3D प्रिंटिंग मशीन का अनावरण किया? IIT हैदराबाद। और चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर होने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश बन गया पनामा। पहला वैश्विक न्याय, शांति और प्रेम शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ? यूनाइटेड अरब अमीरात में। और अभी हमने पढ़ा मिसेज वर्ल्ड 2025 का खिताब जीतने वाली पहली अश्वेत महिला बनी तशोगे गेलाए, ये साउथ अफ्रीकी है। ठीक है, तो यहाँ पे पहली बार से संबंधित जो भी प्रश्न हुए वो हमने देखे। फर्स्ट टाइम जो प्रश्न होते हैं, फर्स्ट टाइम न्यूज वाले वैसे ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अब बात यहाँ पे हरियाणा की भी हुई थी, तो ये रहा मैप में हरियाणा। कैपिटल चंडीगढ़ हो गई, मुख्यमंत्री नायब सैनी, गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। यहाँ का स्टेट एनिमल हो गया ब्लैक बग, स्टेट बर्ड है ब्लैक फ्रैंकोलिन, स्टेट फ्लावर है लोटस और स्टेट ट्री है पीपल का। कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न यहाँ से और देखें तो हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा संग्रहालय बन रहा है हरियाणा के राखीगढ़ी में। अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेला ये हमेशा यही लगता है फरीदाबाद में। और अलग क्या है इसमें? अलग आपको ये याद रखना है कि अभी इसमें जो पार्टनर स्टेट था वो कौन सा था। चलो ये प्रश्न आपके लिए होमवर्क प्रश्न रखते हैं, कल परसों हमने पढ़ा, इसके बारे में बताइएगा। बाकी अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 या अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कहाँ लगता है? कुरुक्षेत्र में। हरियाणा के गोरखपुर में बना उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र। हरित आवरण बढ़ाने के लिए वन मित्र योजना यहाँ शुरू हुई थी। भारत का पहला संविधान संग्रहालय आपको मिलेगा हरियाणा में, OP जिंदल यूनिवर्सिटी के परिसर। हर घर हर गृहिणी योजना शुरू हुई। पहली बार ग्लोबल वुमेन कबड्डी लीग 2024 ये हुआ हरियाणा में। और IT सक्षम युवा योजना शुरू हुई थी। ब्रिटेन का साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय ने अपना परिसर कहाँ पे खोला? गुरुग्राम में। भारत का पहला चिकित्सा संस्थागत संग्रहालय खुला चंडीगढ़ में। एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा का उद्घाटन हुआ फरीदाबाद में। पहली वैश्विक महिला कबड्डी लीग शुरू हुई हरियाणा में। ये जो ऊपर पड़ा वही वाला प्रश्न है शायद। विनबैक्स एक्सरसाइज ये वियतनाम और भारत के बीच में होता है। अभी पिछले साल हुआ था अंबाला और चंडी मंदिर हरियाणा में। और बीमा सखी योजना को शुरू करने वाला दूसरा राज्य ये गोवा है, तो पहला हरियाणा था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना ये शुरू हुई थी 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत में, और अभी पूरे 10 साल भी हो चुके हैं इसको। सम्मान संजीवनी ऐप लॉन्च किया था हरियाणा ने। महिला एवं किशोरी सम्मान योजना यहाँ चलती है उसी के लिए। अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव यहाँ पे शुरू हुआ था जिसमें पार्टनर स्टेट राजस्थान बना था। सूरजकुंड मेला ये मैंने अभी आपसे पूछा भी था ना, तो अभी 38वां संस्करण था, फरीदाबाद में हुआ। ये दुनिया का सबसे बड़ा क्राफ्ट मेला है, शिल्प मेला है, और इसमें थीम राज्य उड़ीसा और मध्य प्रदेश है। ठीक है, तो लगभग हरियाणा से 19 और इंपॉर्टेंट प्रश्न हमने यहाँ पे रिवाइज कर लिए, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि उत्तर भारत का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र की आधारशिला कहाँ पे रखी गई? तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश में।
तो अभी हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, इन्होंने हिमाचल के सोलन जिले के दभोटा में उत्तर भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की आधारशिला रखे फाउंडेशन स्टोन रख दिया है। इसकी कैपेसिटी होने वाली है 1 मेगावाट और इस परियोजना को हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन और ऑयल इंडिया लिमिटेड के सहयोग से बनाया जा रहा है। लागत आने वाली है 9.04 करोड़ रुपए। और आपको पता है हिमाचल प्रदेश का लक्ष्य है 2026 तक भारत का पहला हरित राज्य बनना। अब बात यहाँ पे हिमाचल प्रदेश की तो लेकर के चलते हैं आपको हिमाचल प्रदेश भी। अच्छा, हिमाचल प्रदेश लेकर के चले उससे पहले हम हाइड्रोजन से और क्या क्या प्रश्न बने हैं आपके करंट अफेयर्स में, बहुत सारे प्रश्न बने हैं, वो सब मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। जैसे अगर पूछा हाइड्रोजन से चलने वाली भारत की पहली कार, ये बनी थी मिर्राई टोयोटा की है। देश का पहला हाइड्रोजन ईंधन उद्योग स्थापित होगा झारखंड के जमशेदपुर में। भारत की पहले हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन ये शुरू होगी हरियाणा में, नाम होगा वंदे मेट्रो। विश्व का पहला लिक्विड हाइड्रोजन फेरी शुरू हुआ नॉर्वे में। भारत का पहला हाइड्रोजन इंटरनल कंबशन इंजन H2 ट्रक बनाया रिलायंस ने। भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन प्लांट शुरू हुआ था असम में, ऑयल इंडिया ने ही शुरू किया था। भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन प्लांट मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में मिल जाएगा। भारत अपनी पहली अपशिष्ट से हाइड्रोजन परियोजना कहां पे स्थापित करेगा? पुणे में। साउथ कोरिया ने दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट का उद्घाटन किया था। और हाइड्रोजन के खोजकर्ता कौन रहे? हेनरी कैवेंडिश। हाइड्रोजन के कितने आइसोटॉप समस्थानिक होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से? प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। 1H1 प्रोटियम होता है, 1H2 ड्यूटेरियम और 1H3 को बोलते हैं ट्रिटियम। भारत का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र कहां पे स्थापित किया गया? विशाखापत्तनम। तमिलनाडु के थुथुकुडी में भारत की पहली हाइड्रोजन फेरी का उद्घाटन किया था मोदी जी ने। और गुजरात के हजीरा में लार्सन एंड टुब्रो ने पहला स्वदेशी रूप से निर्मित हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर स्थापित किया था। गेल कंपनी ने अपना पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र यानी कि प्लांट मध्य प्रदेश के विजयपुर में शुरू किया है। उसके अलावा भारत का ग्रीन हाइड्रोजन मिशन कब शुरू हुआ? याद रखना 4 जनवरी 2023। और स्टील मंत्रालय ने देश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन किया था जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड हिसार में। देश का पहला मल्टीपर्पज ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट कहाँ शुरू हुआ? हिमाचल प्रदेश के झाकरी में। और 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रीन हाइड्रोजन पर दूसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया था नई दिल्ली के भारत मंडपम में। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला भी रखी थी आंध्र प्रदेश में, विशाखापत्तनम में। भारत ने अभी दुनिया का सबसे पावरफुल हाइड्रोजन ट्रेन इंजन बनाया है जिसकी पावर है 1200 हॉर्स पावर। और अभी टाटा स्टील हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप विकसित करने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई है। कौन सी? टाटा स्टील। तो ये तो हाइड्रोजन से संबंधित जो भी प्रश्न आपके न्यूज में एक साथ रिवाइज करा दिए। अब बेसिक प्रश्न में हमारी बात हिमाचल प्रदेश की थी, तो ये रहा मैं अपने हिमाचल प्रदेश। 2 कैपिटल मिलेगी, समर है शिमला, विंटर कैपिटल धर्मशाला। मुख्यमंत्री हो गए सुखविंदर सिंह सुक्खू, गवर्नर है शिव प्रताप शुक्ल। और 3 तरह के मुख्य दर्रे माउंटेन पास आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, शिवकिला दर्रा, रोहतांग दर्रा और बड़ाचला दर्रा। पोंग बांध है यहाँ पे व्यास नदी पर, पंडो बांध भी यही है। बाकड़ा नांगल बांध है सतलुज नदी पर, चमेरा बांध है रावी नदी पर। ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क है पिन वैली नेशनल पार्क, इंदर किला नेशनल पार्क, किरगंगा नेशनल पार्क, सिम्बलबारा नेशनल पार्क है। यहाँ का राजकीय पशु है हिम तेंदुआ स्नो लेपर्ड, पक्षी है जुजराना वेस्टर्न ट्रोगोपेन, वृक्ष है देवदार का, फूल है गुलाबी बुर्रांश यानी कि पिंक रोडोडेंड्रॉन, नाटी डांगी छपेली, ये सब यहाँ के लोक नृत्य हैं। कुछ करंट अफेयर्स भी आपको यहाँ से रिवाइज कराऊं तो सिंगल यूज प्लास्टिक बाईबैक योजना शुरू हुई थी। नारी को नमन योजना। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा चाय को यूरोपीय जीआई टैग मिला। हिमाचल प्रदेश में अटल सुरंग मिलेगी 9.02 किलोमीटर लंबाई है। दुनिया का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन हुआ था हिमाचल प्रदेश के काजा में। दालचीनी की संगठित खेती शुरू करने वाला पहला राज्य है ये। मुलेठी की खेती का आयोजन करने वाला पहला राज्य है ये। भारत में पहली बार हींग की खेती की गई हिमाचल प्रदेश के लाहौल घाटी में। हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने बेटियों की शादी की न्यूनतम उम्र 21 साल करने वाला विधेयक पारित किया था। और हिम उन्नति योजना यहाँ शुरू हुई प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए। अभी टाइम मैगजीन ने 2024 के विश्व के सबसे महान स्थानों की सूची जारी की थी, उसमें से 3 भारत के हैं। उन 3 में से भी एक हिमाचल प्रदेश का। हिमाचल प्रदेश में नार बुटीक होटल, बाकी 2 हैदराबाद और मुंबई से हैं। उसके अलावा अभी वर्ल्ड पैराग्लाइडिंग चैंपियनशिप हुई थी भारत में हिमाचल प्रदेश में। पहली बार हिमाचल प्रदेश ने शून्यकाल 0R की परंपरा शुरू की। नशीली दवाओं के खतरे से निपटने के लिए यहाँ पे संकल्प पहल शुरू हुई थी। फ्लाइंग फेस्टिवल भी यहीं पे मनाया गया था। तो इन सब कारण से हिमाचल प्रदेश न्यूज में था, ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। और हाँ, सेशन अच्छा लगे, मेहनत अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियोज़ को सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा।
सबसे पहले तो आपने वीडियो को लाइक नहीं किया होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में एक बार वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि इसी तरह का कंटेंट आपको रेगुलर मिलता रहे। और रेगुलर इसकी PDF अपलोड हो जाती है कहाँ पे, अपने टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और वैसे तो मैंने कल भी आपको बता दिया था, एक बार फिर से बता दूं कि जनवरी मंथ अभी खत्म हो गया ना, 2025 से स्टार्टिंग से हम अब क्या कर रहे हैं, जो सुपर फास्ट रिवीजन हमने स्टार्ट किया था। पिछले साल तो हमने स्टार्टिंग से नहीं स्टार्ट कर पाए थे तो इतना मज़ा आया नहीं, लेकिन इस बार हम स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं। पिछली बार तो शायद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के आसपास से शुरू किया था। इस तरह का कंसेप्ट लेकर के आए थे, वन लाइनर रिवीजन वाला। तो अभी जनवरी से स्टार्ट कर दिया है, तो जनवरी अभी खत्म हो गया है। आप लोगों ने डेली करंट अफेयर्स पढ़ा होगा, वीकली, मंथली पढ़ लिया होगा, तो अब बिल्कुल फाइनल आप रिवीजन कर लो, कट टू कट। वन लाइनर रिवीजन होता है, क्वेश्चन आएगा, आंसर आएगा, क्वेश्चन आएगा, आंसर आएगा। पूरा मंथ फिर से आपके आंखों के आगे से निकल जाएगा। और अगर आपको लगता भी है, और लगना भी चाहिए वाकई, कि मेरे को पूरा मंथ अच्छे से आता है, तो उसे एक टेस्ट की तरह लेना, पेन और पेपर लेकर के बैठना और देखना कितने में से कितने क्वेश्चन आपके रॉन्ग निकलते हैं। वैसे निकलने नहीं चाहिए रॉन्ग, लेकिन निकलते हैं तो फिर उनको इंपॉर्टेंट समझ के याद कर लेना। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में चर्चा में रही बैलिस्टिक मिसाइल नाम है एतेमाद और एंटी वॉरशिप क्रूज मिसाइल है गदर 380, इसका संबंध किस देश से है? तो आंसर होगा ईरान। तो अभी ईरान ने ही 2 मिसाइलों का परीक्षण किया, उनको लॉन्च किया। एक का नाम है एतेमाद, ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी रेंज है 1700 किलोमीटर, और एक है गदर 380, ये एंटी वॉरशिप क्रूज मिसाइल है, यानी कि बड़े बड़े जहाजों को ये नष्ट कर सकती है। इसकी रेंज 1000 किलोमीटर है, और इनका भी परीक्षण किया है ईरान ने ही। अब ईरान ने किया है तो ईरान ले चलता हूं मैं आपको, लेकिन ईरान चलने से पहले एक प्रश्न आप लोगों के लिए छोड़ता हूं कि हमारी जो ब्रह्मोस मिसाइल है, आप बताओ, ये एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, तो इसकी स्पीड कितनी है? और 2 देश हमसे ये ब्रह्मोस खरीद रहे हैं, वो दोनों देशों के नाम क्या है, ये आपको बताना है। बाकी बात ईरान की है तो ये रहा मैप में ईरान। देखो, ईरान की कैपिटल अभी वर्तमान में तेहरान है, लेकिन हम लोगों ने पढ़ा था अभी कुछ दिन पहले ही अपनी नई कैपिटल बनाने की सोच रहे हैं। तो अगर बनाई तो क्या बनाएंगे? मक्रान। मक्रान के बारे में इन्होंने विचार किया। और करेंसी ईरानी रियाल है। वैसे नई करेंसी इन्होंने तोमान भी रिलीज की थी, लेकिन इतनी चलती नहीं है वो, ईरानी रियाल याद रखेंगे। चाबार बंदरगाह, चाबार पोर्ट आपको यहीं पर मिलेगा, और उसी में जो शाहिद बेहस्ती पोर्ट है वो हमने लीज पे ले लिया है। दस्ते लुत, दस्ते कबीर मरुस्थल भी आपको यहीं पर मिलेगा। उसके पहले हमने पढ़ा था कि जो फतेह मोहज्जर रानी है, ये ईरान की पहली महिला गवर्नमेंट स्पोक पर्सन बनी थी। धरती का सबसे उच्चतम तापमान 82.2 डिग्री सेल्सियस पिछले साल दर्ज किया गया था ईरान में ही। आत्मघाती ड्रोन शाहिद 136B और जिहाद बैलिस्टिक मिसाइल का अनावरण भी किया था ईरान ने ही। और रिसर्च सैटेलाइट चामरान 1 और सरोया सैटेलाइट को लॉन्च किया था ईरान ने क्वेम 100 रॉकेट से। ठीक है, तो ये सब पॉइंट्स ईरान से याद रखना। रामसर स्थल आपको ईरान में मिलेगा, जहाँ पे रामसर कन्वेंशन हुआ था। कब? 2 फरवरी 1971 1971 में। इसीलिए तो 2 फरवरी को हम वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी वित्त वर्ष 2023-24 में भारतीय निर्यात का शीर्ष गंतव्य देश कौन सा है? तो आंसर होगा अमेरिका। मतलब सबसे ज्यादा हमने एक्सपोर्ट किस देश को किया, ये पूछ रहे हैं, तो अमेरिका आंसर होगा। एक्चुअली में अभी भारत सरकार ने एक डेटा रिलीज किया, उसमें बताया कि वित्त वर्ष 2023-24 फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में, और ये कब से कब चलता है, मतलब अप्रैल 2023 से लेके मार्च 2024 तक के लिए हम बात कर रहे हैं। जो हमारा निर्यात है, जो एक्सपोर्ट है, वो 778.21 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है, जो कि अब तक का एक रिकॉर्ड भी है। ये वित्त वर्ष 2013-14 के अगर हम तुलना करते हैं तब से, तो आप कह सकते हो 67% ये ज्यादा एक्सपोर्ट हुआ है इस बार, अगर हम फाइनेंशियल ईयर 2013-14 से कंपेयर कर रहे हैं तो। और ये उछाल वैश्विक व्यापार में भारत की बढ़ती भूमिका को प्रदर्शित करती है। अच्छा, सर्वाधिक एक्सपोर्ट हमने किस देश में किया? हमने कहा अमेरिका में। जितना भी एक्सपोर्ट हुआ है उसका 18% यहाँ पे हमने एक्सपोर्ट किया है। उसके बाद दूसरे स्थान पे यूनाइटेड अरब अमीरात की बात आती है। और किस सामान का, किस वस्तु का सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट में वृद्धि देखी गई है, सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट में इंक्रीमेंट देखा है, तो मोबाइल फोन आंसर होगा। देखो, बात अमेरिका की है तो ये रहा मैप में अमेरिका। वॉशिंगटन डीसी यहाँ की कैपिटल होती है। नए प्रेसिडेंट बन गए डोनाल्ड ट्रंप, 47वें नंबर के हैं, रिपब्लिकन पार्टी से हैं। उपराष्ट्रपति कौन बने? जेडी वेंस, पूरा नाम है जेम्स डेविड वेंस। उसके अलावा
अमेरिका से और क्या क्या आप याद रख सकते हो। एक याद रखना, हम अमेरिका से खरीद रहे हैं सिग 716 असॉल्ट राइफल जिसकी रेंज है 500 मीटर। और अमेरिका के टेक्सास में हनुमान जी की स्टैचू लगाई गई थी, स्टैचू ऑफ यूनियन बोला गया, 90 फुट ऊंची है। विंटर गेम्स 2034 ये अमेरिका में होंगे। अमेरिका में भारत के नए राजदूत बने थे विनय मोहन क्वात्रा। कोपा अमेरिका ये दुनिया का सबसे पुराना अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता है। अभी अर्जेंटीना ने ही जीता था, कोलंबिया को हराया था। और युद्ध अभ्यास 2024 युद्ध अभ्यास ये भारत अमेरिका के बीच में होता है, अभी राजस्थान में हुआ। और पिछले साल जो क्वाड सम्मेलन हुआ था ये भी अमेरिका में हुआ था, इस बार भारत में होगा। भारत सरकार ने पहला नेशनल सिक्योरिटी सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जिसका नाम शक्ति है, इसको स्थापित करने के लिए समझौता किया था अमेरिका के साथ। और हेलेन हुरिकेन ये अमेरिका में आया था। अमेरिका के नेतृत्व वाले खनिज सुरक्षा वित्त नेटवर्क में कौन सा देश शामिल हुआ? भारत। अलेक्जेंडर दुन ये अमेरिकी हैं, अभिशास्त्र रामानुजन पुरस्कार 2024 इन्होंने जीता था। और मिल्टन हैरिकेन भी अमेरिका में आया था। अमेरिका ने अभी अपना नेशनल बर्ड बना लिया है बॉल्ड ईगल को। और अमेरिका के एक पूर्व राष्ट्रपति हैं जिमी कार्टर, जिनका भी निधन हो गया। नाम इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2002 में इनको नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। ठीक है। और अभी अमेरिका किन से बाहर हो गया? WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से और यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल से अलग हो गया, बाहर हो गया, ये भी बाहर हो गया, ये भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट पहल में अभी कौन शामिल हो गया है? तो आंसर हो जाएगा GMR हवाई अड्डा। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि ये संयुक्त राष्ट्र की ये जो ग्लोबल कॉम्पैक्ट पहल है ये है क्या, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है वैश्विक कंपनियां जो भी है उनको मानवाधिकार, श्रम, पर्यावरण और भ्रष्टाचार विरोधी क्षेत्रों में जिम्मेदार व्यावसायिक प्रथाओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना। मतलब कंपनियां सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को ध्यान में रख करके काम करें, ये इसका मतलब हो गया। इसे सबसे पहले सन 2000 में लॉन्च किया गया था। और अभी इसमें शामिल हो गया है GMR एयरपोर्ट्स। GMR ग्रुप जो है उसी की ये एक कंपनी है जो मुख्य रूप से एयरपोर्ट्स को डिजाइन करती है, उनका निर्माण करती है, उनका संचालन करती है, जिसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। तो सिंपल सा याद रखेंगे, अभी ये संयुक्त राष्ट्र की ग्लोबल कॉम्पैक्ट पहल में शामिल हो गया है। अब एयरपोर्ट की बात है तो देखो, पहले तो मैं आपको कुछ एयरपोर्ट्स बताता हूं जो आपको याद होने चाहिए। जैसे कि अयोध्या एयरपोर्ट, अब इसका नाम बदला गया था, महर्षि वाल्मीकि जी के नाम पे कर दिया। मोगा एयरपोर्ट जो गोवा में है उसका नाम मनोहर पारिकर, पूर्व यहाँ के मुख्यमंत्री जी के नाम पे कर दिया, मनोहर पारिकर एयरपोर्ट। वीर सावरकर एयरपोर्ट मिलेगा अंडमान निकोबार में, उसकी कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर वहीं पे। वैसे पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल के श्री विजयपुरम हो गया। चंडीगढ़ एयरपोर्ट को अब शहीद भगत सिंह जी के नाम से जानते हैं। सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट कोलकाता में मिलेगा। लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट वाराणसी में। जेवर एयरपोर्ट नोएडा में। बाबा साहब अम्बेडकर एयरपोर्ट नागपुर में। केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट बंगलुरु में है। चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट लखनऊ में है। और पुणे एयरपोर्ट का नाम संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज जी के नाम पे हो गया। उसके अलावा अभी जीरो वेस्ट टू लैंडफिल अवार्ड मिला था तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट को। उत्तर प्रदेश की पहली एयरलाइन बन गई शंख एयरलाइन। भारत के पहले सेल्फ पावर्ड इंडोर एयर क्वालिटी मॉनिटर का अनावरण किया गया था तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट में ही, इसका नाम पवन चित्र हो गया। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने उड़ान यात्री कैफे को किस एयरपोर्ट पर लॉन्च किया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, जो आपको मिलेगा कोलकाता में। उद्देश्य था इसका, जो एयर पैसेंजर्स होते हैं उनको सस्ते में भोजन और पेय पदार्थ देना। 150 गंतव्यों को जोड़ने वाला देश का पहला हवाई अड्डा बन गया इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और घरेलू मार्गों पर इन फ्लाइट वाईफाई इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने वाली पहली भारतीय एयरलाइन बन गई एयर इंडिया। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये भारत का पहला और दुनिया का तीसरा हवाई अड्डा बन गया, जिसे एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल से हवाई अड्डा ग्राहक अनुभव के लिए लेवल 5 की मान्यता प्राप्त हुई थी। और अभी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन के प्रमुख बनाए गए फैज अहमद किदवई। और अभी हमने कल परसों ही पढ़ा था, अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ की रिपोर्ट के अनुसार भारत को वैश्विक घरेलू उड़ान भार रैंकिंग में पहले स्थान पर रखा गया है। ठीक है, तो ध्यान रखना ये सब। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में नेविगेशन सैटेलाइट मित्सुबिशी 6 को अभी किसने लॉन्च किया? तो आंसर होगा जापान ने। तो जापान की स्पेस कंपनी है जाक्सा, और इसी ने अभी ये मित्सुबिशी 6 सैटेलाइट को लॉन्च किया है, जो कि एक नेविगेशन सैटेलाइट है। किस रॉकेट से लॉन्च किया? H3 रॉकेट से। तो ये सैटेलाइट जापान का जो नेविगेशन सिस्टम है उसको और बेहतर बनाएगा। जैसे कि आपको याद होगा, भी कुछ दिन पहले ही हम लोगों ने हमारा जो नेविगेशन सिस्टम है नाविक जिसको हम कहते हैं,
उसको मजबूत करने के लिए हमने NVS-02 सैटेलाइट को लॉन्च किया था, याद है। और ये पॉइंट हमारे एग्जाम के लिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों था, क्योंकि ये इसरो का 100वां मिशन था। याद आया होगा आपको, याद आया है तो अब आप मुझे बता दो उसे हमने किस रॉकेट से लॉन्च किया था, NVS-02 सैटेलाइट को। तो जिस तरह से अमेरिका का जो नेविगेशन सिस्टम है उसको हम GPS कहते हैं, रशिया का जो नेविगेशन सिस्टम है उसको ग्लोनास कहते हैं, चाइना के को बाइडू कहते हैं, भारत वाले को नाविक कहते हैं। उसी तरह से जो जापान का नेविगेशन सिस्टम है उसको QZSS कहा जाता है। अब बात यहाँ पे जापान की है, तो ये रहा मैप में जापान। देखो जापान की कैपिटल टोक्यो होती है, करेंसी है येन, प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा, यहाँ की संसद को कहते हैं डाइट। और यहीं पे आपको होक्काइडो द्वीप, होन्शु द्वीप, क्यूशु द्वीप, शिकोकू द्वीप, ये सब आपको यहीं मिल जाएगा। आपको याद होगा अभी भारत सरकार ने ग्रीन अमोनिया निर्यात के लिए पहला समझौता किया जापान के साथ। और जापान का जो मून मिशन है उसका नाम है स्लिम या मून स्नाइपर भी इसको कहते हैं। और इस मिशन के तहत जापान चंद्रमा पे पहुंच गया था और वहां पे पहुंचने वाला ये 5वां देश बना था। वैसे इसका संपर्क टूट गया, फिर इसने इसको बंद कर दिया था और इसकी जगह इसने हकुतो R2 एक नया अपना चंद्र मिशन लॉन्च करने की घोषणा की थी फॉल्कन 9 रॉकेट से। उसमें लैंडर का नाम रेजिलियंस है और रोवर है टेनेशियस। उसके अलावा एशियन गेम्स 2026 वाले जो 20वें नंबर के होंगे जापान में होंगे। अभी तीसरा वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 समिट, ये भारत का सबसे बड़ा फूड समिट है जो कि नई दिल्ली में हुआ था और इसमें भागीदार देश पार्टनर कंट्री जापान था, जबकि फोकस कंट्री वियतनाम और ईरान थे। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखना बातें। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में चर्चा में रहा कृत्रिम सूर्य आर्टिफिशियल सन जिसका नाम है ईस्ट, इसका संबंध किससे है? तो आंसर होगा चाइना से। तो अभी चाइना का ये आर्टिफिशियल सन है जिसका नाम है ईस्ट। और ये न्यूज में क्यों है? तो अभी इससे 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस तापमान जनरेट हुआ और इसे पहली बार 1000+ सेकेंड्स तक बनाए रखा गया और ये एक रिकॉर्ड है। ईस्ट का फुल फॉर्म भी है एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टिंग टोकामेक। मतलब जो चाइना का ये जो आर्टिफिशियल सन है इसमें भी तापमान सेट किया गया 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक का और उसे लगातार बनाए रखा गया 1000+ सेकेंड्स के लिए। ऐसा पहली बार हुआ, इतने ज़्यादा तापमान को इतने लंबे समय तक पहली बार भारत में विश्व में बनाए रखा गया। कहाँ पे? चाइना में। अच्छा, इसी तरह से आपको याद दिलाऊं, साउथ कोरिया का भी एक आर्टिफिशियल सन है, उसका नाम स्टार है। उसके बारे में भी हमने पढ़ा था कि उसमें भी 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस तापमान बनाए रखा था, लेकिन वो मात्र 20 सेकंड तक के लिए बनाए रखा गया था। तो अब ये कारनामा चीन ने किया, तो ले चलते हैं आपको चीन। ये रहा मैप में चाइना। देखो चाइना की कैपिटल होती है बीजिंग और बीजिंग में आपको एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर मिल जाएगा। करेंसी रेनमिनबी हो गई, प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। उसके अलावा कुछ और प्रश्न देखें यहाँ से। अभी पिछले साल जो 8वीं एशियाई पुरुष हॉकी चैंपियनशिप हुई थी, चीन के हुलुन बुइर में हुई थी, उसको भारत ने जीता, चीन को हराया। दुनिया का पहला मीथेन संचालित रॉकेट ये चाइना ने लॉन्च किया था, नाम जुके-2 है। चाइना ने कहा 2025 में गोबी रेगिस्तान में वो दुनिया का पहला थोरियम मोल्टन सॉल्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन शुरू करेगा। दुनिया की पहली हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन बनाई चाइना ने। दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर डैम ये चाइना बनाएगा तिब्बत में, यारलुंग जांगपो या इसे तसांगपो नदी कहते हैं, भारत में इसी को हम ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं यहीं पे। और चीन के अंतरिक्ष यात्रियों के द्वारा 9 घंटे स्पेस वॉक करके एक नया रिकॉर्ड बनाया। दुनिया की सबसे तेज 400 किलोमीटर प्रति घंटे वाली हाई स्पीड बुलेट ट्रेन का प्रोटोटाइप अभी लॉन्च किया चीन ने, जिसका नाम है CR450। ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस HMPV अभी चाइना में फैला था, तो फुल फॉर्म याद रखना। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा लिथियम भंडार ये आपको चीन में मिलेगा, अभी खोज हुई यहाँ पे। पहला तो चिली है। और दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग ये चीन में बन गई है, लंबाई है 22.13 किलोमीटर और उसका नाम है तियानशान शेंगली सुरंग। चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर होने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश पनामा बन गया, ये हमने देख ही लिया। ठीक है, तो इन सब कारण से चीन अभी न्यूज में बना हुआ है, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी चर्चा में रहा ब्लू गोस्ट मिशन का संबंध किससे है? तो आंसर होगा चंद्रमा। एक्चुअली में अभी अमेरिका की एक प्राइवेट एरोस्पेस कंपनी है फायरफ्लाई नाम से, और उसी ने ब्लू गोस्ट मिशन को अभी शुरू किया है। इसमें ये एक ब्लू गोस्ट नाम से एक लैंडर को लॉन्च करेंगे जो कि चंद्रमा पे जाएगा
वहाँ पे कुछ सैंपल कलेक्ट करेगा और फिर वापस लौट करके आ जाएगा। इसे स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। और नासा का जो लूनर सरफेस ऑपरेशन प्रोग्राम है और आर्टेमिस मिशन है जिसमें इंसानों को फिर से वहाँ भेजेंगे ये, तो उसके एक हिस्से के रूप में भी इसे देखा जा रहा है। तो सिंपल सा याद रखेंगे, ब्लू गोस्ट मिशन कौन लॉन्च करेगा? फायरफ्लाई एरोस्पेस कंपनी चंद्रमा पर जाएगा, वहां पे सैंपल कलेक्ट करेगा। अब यहाँ पे आज मैं आपको स्पेस से संबंधित कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न रिवाइज करवाता हूँ। देखो, अभी एक भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिक के प्रहलाद चंद्र अग्रवाल, उनको हैरी मैसी पुरस्कार मिला था। और भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिक है अनिल भारद्वाज, इनको विक्रम साराभाई पदक मिला। एक वैज्ञानिक एक उत्पाद पहल ये ICAR ने शुरू की थी कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के लिए। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर सबसे लंबे समय तक रहने का रिकॉर्ड बनाया अभी ओलेग कोनोनेंको ने, और उनके एक साथी हैं निकोलाई चुब ने। ये दोनों अंतरिक्ष यात्री है, रशिया के अंतरिक्ष यात्री हैं। और ओलेग कोनोनेंको हमने पढ़ा स्पेस में सबसे लंबे समय तक रहने वाले एस्ट्रोनॉट ये बन गए। जापान के चंद्र मिशन का नाम है जो नया इन्होंने शुरू किया हकुतो R2। फॉल्कन 9 से इसे फॉल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च करेंगे। लैंडर का नाम रेजिलियंस है और रोवर है टेनेशियस। चाइना के अंतरिक्ष यात्रियों ने 9 घंटे तक स्पेस वॉक करके एक नया रिकॉर्ड बनाया, हमने देख लिया। लेक्सी मिशन ये पृथ्वी के चुंबकीय आवरण का अध्ययन करने के लिए लॉन्च करेगा नासा। ब्लू ओरिजिन ने अभी न्यू ग्लेन रॉकेट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया था। उसके अलावा अभी किस भारतीय कंपनी ने फायरफ्लाई नाम से भारत का पहला निजी उपग्रह समूह लॉन्च किया? तो पिक्सेल नाम से बेंगलुरु का एक स्पेस स्टार्टअप है ये पिक्सेल। किस भारतीय को नासा के एक्सियोम 4 मिशन के लिए चुना गया है? शुभांशु शुक्ला को। और ये स्पेस एक्स के ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट को लेकर के इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाएंगे एज अ पायलट। और 27 फरवरी को इस साल नासा एक बड़ा अंतरिक्ष टेलीस्कोप भी लॉन्च करेगा, उसका नाम है स्फेरेक्स। ठीक है, बाकी ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। और कमेंट करके जरूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा। और वैसे जो रेगुलर हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर कोई पहली बार देख रहे हैं और अगर आपके मन में भी ये सवाल आता है कि वीडियो लेंदी हो रहा है, तो इस पे मैं आपको एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा कि और जगह आप देखोगे 1 घंटे के 1.5 घंटे के मिलेंगे। मैं तो फिर भी इतना ही रख रहा हूँ और कंटेंट से ही भरपूर आपको कंटेंट दे रहा हूँ। कोई शायरियाँ नहीं मार रहा हूँ, कोई गाने नहीं गा रहा हूँ, कंटेंट ओरिजिनल कंटेंट आपको मिल रहा है। क्योंकि समझाने से कोई मतलब नहीं, समझने वाले स्टूडेंट अपने आप समझ लाएंगे। आपको छोटा कंटेंट चाहिए ना, तो उसका भी समाधान अपन ने निकाल दिया। करंटास्त्र नाम से एक नया ऐसे ही मैंने चैनल बना दिया है, उसमें शॉर्ट वीडियोज में डालता हूँ। शॉर्ट कैसे कर देंगे इस वीडियो को? इसमें जो रिवीजन वाला पार्ट है वो मैं हटा दूंगा, केवल करंट अफेयर्स ही रहेगा। तो वीडियो 12, 13, 14 मिनट का बन जाता है। अगर आपको छोटा ही वीडियो देखना है तो वहां जा करके देख लो, और जिनको रिवीजन करना है साथ में चीज़ों को लिंक करके पढ़ना है उनके लिए है ही सही है, उनको कोई दिक्कत होती नहीं है। बाकी सेशन पसंद आए वीडियोस को लाइक जरूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर देना। अभी चलो कल के करंट अफेयर्स का हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पहला प्रश्न पूछा था, ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का ऑफिशियल सॉन्ग रिलीज किया गया, क्या नाम है? जीतो बाजी खेल के। फिर पूछा, लेजर हथियार हेलियोस का परीक्षण किसने किया? अमेरिका ने। और रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रोसकॉस्मोस का नया महानिदेशक बनाया गया दमित्री बाकानोव को। केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री हैं प्रहलाद जोशी। अभी उनके अनुसार देश में स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता कितनी है? 100 गीगावाट। इंदौर के बाद किस शहर में भीख मांगने को अपराध घोषित कर दिया गया? भोपाल। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस का डायरेक्टर बनाया गया सागर सिंह कालसी को। किस देश ने माउंट एवरेस्ट और अन्य 8000 मीटर से ऊंचे पहाड़ों पर एकल पर्वतारोहण पर बैन लगा दिया? नेपाल। वित्तीय सेवा कंपनी बीकन और यस बैंक ने भारतीय प्रवासियों के लिए इंडिया बिल पे कहाँ शुरू किया? कनाडा। और आखिरी प्रश्न पूछा कि अभी फरवरी में राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ा दिया गया? 2028 तक के लिए। चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे पूछा था कि विश्व ध्यान दिवस ये कब मनाया जाएगा? तो ये नया दिवस है, याद रखना, 21 दिसंबर को। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।